नमस्कार, मैं हूँ वर्तिका नंदा। आज हम जिस जगह पर हैं उसे मैं ऐतिहासिक कहूंगी, क्योंकि जब एशियाड गेम्स हुए उस समय भारत में ब्रॉडकास्टिंग की एक नई इबारत लिखी जाने लगी। ओबी वैन्स आ गए, रंगीन टीवी आया और उस सब के साथ एक केंद्र में रहा दूरदर्शन। तो हम इस समय दूरदर्शन केंद्र में हैं, जगह एशियाड कॉलेज। आज आने का एक मकसद था, एक कार्यक्रम, लेकिन उस मकसद से बड़े और भी कई मकसद आज पूरे हुए। बहुत सी अच्छी मुलाकातें हुई। आज मेरे साथ हैं देश के जाने माने ब्रॉडकास्टर सैयद नजम इकबाल जी। इकबाल जी की खासियत ये है कि उन्होंने 2 दशक से ज्यादा का समय दूरदर्शन के साथ गुजारा और वे इस समय डीडी उर्दू के साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है आप बहुत वाकिफ ना हो डीडी उर्दू से, लेकिन एक दूसरी पीढ़ी, इससे पहले की पीढ़ी जानती है दूरदर्शन और जानती है उसका चमचमाता हुआ इतिहास और सामने एक बहुत मजबूत भविष्य। नजम इकबाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं 90 के दशक में जब यहाँ पर पहली बार आई थी इस केंद्र में, तो मैंने सीढ़ियों से उतरते हुए कई जाने माने नाम देखे थे, चेहरे देखे थे। आज भी जब आई हूं तो देख रही हूं कि कितना रोशन है ये संसार। आप डीडी उर्दू के साथ जुड़े हैं। उर्दू, दूरदर्शन और फिर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, अनुभव कैसे रहे आपके? बहुत शानदार। मैं तो हमेशा इस चीज़ को कोट भी करता हूँ कि दूरदर्शन जो है मेरी दूसरी माँ है, और मैं जो मुझे पैदा किया, जिसने पाला पोसा और इस लायक बनाया, मैं उस माँ के पैदल ही समझता हूँ इस माँ को, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे बच्चों का भी पेट पालती है ये माँ। मेरी बीवी को पालती है, मुझे तो पाल ही रही है। तो मेरा परिवार दूरदर्शन का कर्जदार है और हमेशा रहेगा। जब भारत में एशियाड गेम्स आने वाले थे, जितनी तैयारी खेलों की हो रही थी, अप्पू की हो रही थी, पुल बन रहे थे, उतनी ही बड़ी तैयारी दूरदर्शन में हो रही थी। दूरदर्शन अपने आप को तैयार कर रहा था कि वो लाइव ब्रॉडकास्ट कैसे करेगा, कैसे ओबी वैन्स आएंगे और कैसे पूरी दुनिया देखेगी कि भारत की ताकत क्या है। और उसके बाद तो ये सिलसिला चल ही पड़ा। तो जो विरासत है दूरदर्शन की, उसके बाद जब निजी चैनल आने लगे तो आपने कोई परिवर्तन महसूस किया ऑडियंस में? देखिए, दूरदर्शन जब भी खबर की बात होती है और जब दर्शक जो है खबर देखना चाहते हैं कि भाई सच्चाई क्या है, तो आज मुझे कहते हुए बड़ा फख्र दूरदर्शन ने अपनी जो फिक्र है उसको बरकरार रखी है, और ये कामयाबी दूरदर्शन की है कि दूरदर्शन ने कभी भी ऐसी चीज़ ना दिखाई हो, बिल्कुल नहीं दिखाया है कि जब आप ये महसूस करते हो कि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, ये हमारे देश की आत्मा के खिलाफ है, या कोई भी चीज़ ले लीजिए, न्यूज़ ले लीजिए, कोई प्रोग्राम ले लीजिए, कल्चरल हो, सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम लीजिए आप, वो प्रोग्राम आप उसमें उंगली नहीं उठा सकते कि इसमें जो है किसी, ये कॉमेडी शो है। दूरदर्शन ने बहुत सारे प्रोग्राम किए कॉमेडी शो में, लेकिन जो प्राइवेट में कुछ भी बोल के निकल जा रहे हैं, दूरदर्शन में वो चीज़ नहीं दिखेगा आपको। शायरी करने वाले लोग, शायर आते हैं यहाँ, कवि आते हैं, लेकिन कविता में तो कई करते हैं ना, कटाक्ष करते हैं, गवर्नमेंट पे कर रहे हैं या किसी के रंग रूप पे कर रहे हैं, किसी क्षेत्रवाद पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं मिलेगा आपको। तो जो
शुरुआत में जो आधारशिला रखी गई थी दूरदर्शन की कि भाई ये मकसद है कल्चर और हमारा जो एसेट्स है हमारे ऐतिहासिक पहलू हैं उसको बरकरार रखना, तो आज भी वो रिवायत बरकरार है। और मेरा ख्याल है और मेरा अंदाज़ा और मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ इस भरोसे के साथ कि आने वाला वक्त जो है कभी भी इसमें कदम डिगेगा नहीं दूरदर्शन का। तो एक कार्यक्रम है कृषि दर्शन जो आज भी हिंदुस्तान का सबसे लंबा प्रोग्राम है किसानों को लेकर। वो बताता है खेती कब करें, पेस्टिसाइड्स कब डालें, कौन सा मौसम सही है, मौसम की फोरकास्ट, और किसान और साइंटिस्ट दोनों उसमें दिखते हैं। और चित्रहार के दिन भी हमें याद है, दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फिल्मों के दिन भी याद है। ऐसी कौन सी यादगार आपकी है जो बड़ी खास है दूरदर्शन को लेके? जैसे ही आपके दिमाग में पहली छवि जो आती है वो क्या आती है? दूरदर्शन का लोगो, वो ऐसा लगता है कि अपने ओर बुला रहा है। जब बचपन में हमारे यहाँ टीवी नहीं होता था, हम गांव के रहने वाले हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते थे, तो हमारा एरिया जो है वो बाढ़ग्रस्त है। तो जाहिर सी बात है वहाँ तो बिजली भी नहीं थी, सड़कें नहीं थी, टीवी कहाँ से होगा? तो टीवी था नहीं। जब 87-88 में जब पहला टेलीविज़न हमारे गांव में आया, वो भी देखिए आपको बताऊं, मुझे बताते हुए उस ज़माने में जाने को मन कर रहा कि बिजली नहीं थी लेकिन टीवी आया था। अच्छा। कैसे आया और कैसे चलाया हमने, वो बैटरी से चलता था और उसमें फिल्म भी, चित्रहार भी, महाभारत भी, रामायण भी, उसका साक्षी रहा हूं। और एक टाइम ऐसा आया कि जब बैटरी से चलना बंद हो गया तो हमने जो है ये रामायण और महाभारत एक पैसे देकर हमने देखा। कई एपिसोड्स ऐसे भी हुए जो पैसे देकर हमने देखा। ये चवन्नी कहते हैं ना, 4 आना 8 आना, ये देकर हमने देखा। तो कभी सोचा भी नहीं था कि दूरदर्शन में नौकरी करूंगा, दूरदर्शन में हमें जो है ये सौभाग्य होगा कि यहाँ के प्रोग्राम प्रोड्यूस करूं। ये तो हमारे लिए किस्मत की बात है। जब हम 10th में थे तो हमें एक सपना दिखाया गया घर से कि आपको जो है, चूंकि रिजल्ट हमेशा शानदार रहा, अच्छा रहा रिजल्ट हमारा, तो घर में एक सपना दिखाया गया। चूंकि बिहार बैकग्राउंड है हमारा, तो लोगों घर में कहा कि आप जो है यूपीएससी की तैयारी करेंगे। यूपीएससी की तैयारी के लिए जो हमने सोच रखा था, उसके बाद 10th किया, 12th किया, फिर ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन में भी अच्छा शानदार रिजल्ट हुआ, तो फिर हमें जो है मेरे अब्बा ने दिल्ली भेजा, जाओ वहाँ तैयारी करो अपनी, जो करना है अपना उसमें। तो वहाँ जो तैयारी के लिए जब आया तो मैंने सोचा कि भाई हम तो ऐसी फैमिली से हैं कि अगर हम यहाँ से लौट के गए तो कहीं के नहीं रहेंगे, तो हम एक साइड में कुछ अपना जो है मजबूत पहलू ले लूँ। तो हमने जो है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किया। रुचि भी थी लिखने की और पठन पाठन की, जिसको कहते हैं ना, पढ़ने लिखने का शौक भी रहा, लिखने का शौक रहा। वो ग्रेजुएशन के दरमियान एक रिपोर्ट लिखी थी मैंने, हिंदुस्तान को दिया था। तो हिंदुस्तान ने बड़े, आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान जो हिंदी अखबार है उसने अपने एक पब्लिक के ओपिनियन में छापा था। तो वहां से हमें ये महसूस हुआ कि हम लिख सकते हैं, अच्छा लिखते हैं, तभी तो छपा है। तो जर्नलिज्म किया हमने। जर्नलिज्म करने के बाद जब जी में हमने इंटर्नशिप की, 2000 की बात है, उसके बाद आंखों देखी में काम किया नलिनी सिंह के साथ। तो आपने खुशी की बात की और कलम की बात की, तो आप तो शायर भी हैं, लिखते खूब हैं। और आज आपने जिस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया, हौसलों की उड़ान, बड़ी खुशी हुई मुझे देखे कि उसमें भी शायरी आपकी थी। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप प्रोड्यूसर हैं और साथ ही साथ आप शायर हैं। तो इस बारे में कुछ बताइए। वो कहते नहीं है कि जिंदगी में, मेरे उस्ताद थे अभय झा, उन्होंने किताबें पढ़ाने से ज्यादा मुझे जिंदगी के उसूल को पढ़ाया। वो हमेशा एक चीज बोलते थे कि अगर बेटा कुछ पाना चाहते हो, कुछ जिंदगी में बनना चाहते हो,
तो किताब से शादी कर लो। तो हम उस टाइम सोचते थे कि मजाक कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर वो समझाते थे कि किताब से शादी कैसे की जाती है। किताब को ओढ़ना बिछौना बना लो, किताब को सिरहाने रखो, किताब को बगल में रखो, किताब से लिपट जाओ। मतलब कहने का मतलब वो यही बोलते थे कि किताब में जिंदगी वक्फ कर दो, पढ़ो। किताब के साथ आप जितना वक्त दोगे आपको सूद समेत वो वापस करेगी। और किताब, अच्छी से अच्छी किताब और बुरी से बुरी किताब पढ़ना सीखो, पढ़ो। कुरान में भी ये पहली आयत जो है कुरान की, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, कि पढ़। बाद में नाम आया अल्लाह का कि पढ़ अल्लाह के नाम से, तुम्हें कसम है अल्लाह का कि पढ़ो। तो उनकी बात यही याद आती है अभय सर की, कि उन्होंने ये कहा कि शादी कर लो किताब से, और बुरी से बुरी किताब भी, अच्छी से अच्छी किताब भी सिर्फ आपका एक चीज लेगी, वो है वक्त, और दे के जाएगी सूद समेत। बुरी किताब में आपको सीखने का मौका मिलेगा कि हमें किससे बचना है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको तमीज पढ़ने से आएगी। वाह। एक बात और जो मैं पूछना चाहती हूँ, जो हौसलों की उड़ान इस समय आप जिस कार्यक्रम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कार्यक्रम, इसका मकसद क्या था और इसके आपके अनुभव कैसे रहे? देखिए, ये प्रोग्राम जो है एक अचीवर्स की कहानी को हम जो है सामने लाते हैं। दूरदर्शन ने मौका दिया, इस चीज़ के कंधे पे इतना बड़ा भार दिया है कि भाई आप इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस करो, तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। ये प्रोग्राम का मौजू ये है कि अचीवर्स तो है ही, आप अचीवर हैं। एक ऐसी स्टोरी जो समाज में इम्पैक्ट डालती हो, इंस्पिरेशन, वो स्टोरी हम दिखाते हैं, ताकि समाज में जो रहने वाले लोग हैं, हम जैसे लोग जो टीवी की दुनिया से बाहर है, जो हम देखना चाहते हैं कि भाई अरे ऐसे भी लोग हैं, हमारे माशरे में ऐसे भी लोग हैं, ऐसा काम किया। आज आप टीवी में आप आई हैं, दिख रही हैं, आप दिखेंगे, आपका इंटरव्यू हुआ, तो किस वजह से इंटरव्यू हुआ? क्योंकि आपकी स्टोरी इंस्पिरेशन है, वो समाज में मुतासिर करेगी 10 लोगों को। कौन जेल जाना चाहता है, लेकिन किस तरह से जा रहा है जेल, तो मुझ जैसे लोग भी जो आपकी तरह से जाना चाहेंगे, तो भाई हम भी तो जाएं। हमने कभी जेल के दरवाजे तक को नहीं देखा, सच में बताऊं, इतनी उम्र हो गई, इतना अनुभव हो गया, इतना काम कर रहे हैं, आज तक जेल के दरवाजे तक नहीं गया। लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो आप काम कर रही हैं, जिस तरह से आप जा रही हैं, आ रही हैं, उस तरह से तो हम हमेशा जाना चाहेंगे। खुशी होगी कि भाई ऐसे लोगों के साथ हमें जो है अपने उनका अनुभव या हमारा अनुभव जो है शेयर हो सके। तो आपकी स्टोरी इंस्पिरेशनल है, समाज के सामने आने लायक है, तभी तो बुला रहे हैं। वो इस प्रोग्राम का मौजू है, हौसलों की उड़ान का। हौसला है, उसके साथ आपके जज्बे हैं, आपका काम है, आप कितना उड़ना चाहती हैं, आपके पंख कितने मजबूत हैं। नहीं है तो मजबूत कीजिए, उड़िए, अपने पंख को फैलाइए और पूरी दुनिया अपने मुट्ठी में समेट लीजिए। ये है प्रोग्राम का। क्या बात है। तो पंख को मजबूत किया जाए, खूब उड़ा जाए, आसमान को छू लिया जाए। नज़म इकबाल साहब, आप तो शायर हैं और आपकी शायरी की झलक मैंने देख ली, लेकिन बहुत लोगों को बड़ी इच्छा होगी सुनने की आपकी गजल का कोई एक टुकड़ा, शायरी का कोई एक टुकड़ा। चलिए, मैं अपनी एक गजल के चंद अशार सुना देता हूँ। उसका मतलब यूं है कि तेरी निगाह पे दिल कब का वार बैठा हूँ, तेरी निगाह पे दिल कब का वार बैठा हूँ, तेरे ही दर पे लिए हाल जार बैठा हूँ। फ़कत खुदा से है मंसूब हसरतें दिल की, गुमा तमाम ही सीने में मार बैठा हूँ। न मुझसे पूछिए कोई बहार का शजरा, मैं आज शाम बहुत सोगवार बैठा हूँ। कोई तलाश करे भी तो किस तरह मुझको, हदे निगाह ज़माने के पार बैठा हूँ। सियाह रात ये खुशबू ये जुगनुओं का हुजूम, सियाह रात ये खुशबू ये जुगनुओं का हुजूम, तुम्हारा अक्स गजल में उतार बैठा हूँ।
बहुत क्या बात है। तो आपने जुगनुओं को जो आपस में जोड़ा और उसके जरिए जो शायरी से आपने भाव व्यक्त किए वो वाकई बहुत पसंद आए। बहुत और धन्यवाद, बहुत और मेरा ख्याल है कि उसे जब लोग भी सुनेंगे तो उसे समझेंगे। आज की जो हमारी ये मुलाकात हुई है ये बड़ी सुंदर मुलाकात है। अब इसके कई मकसद हैं। एक तो ये कि जो स्टूडेंट्स इसे अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के तौर पर हिंदुस्तान को मजबूती देने वाला एक बड़ा आधार स्तंभ है। और दूसरी बात ये कि ये एक ऐसा मंच है जहां पर चिंतन और सरोकार की भरपूर जगह है। यहाँ किसान भी है, लेखक भी है, कवि भी है, चित्रकार भी है और पब्लिक सर्विस का एक भाव है। सर, आपसे जो मुलाकात हुई बड़ी शानदार रही और मैं सोचती हूँ कि यहाँ हर अध्यापक और हर छात्र को आना चाहिए और हर एक ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए जिसे भारत से प्यार है, ताकि उसके अंदर ये भाव भी आए कि हिंदुस्तान को देने वाले संस्थान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है और उनका चेहरा कैसा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और यह भी इनकी पाठशाला।